हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रुशांगपुर और मैं रहता हूँ थाने सिटी, महाराष्ट्र में। मेरा लास्ट व्हीकल जो था CB300F, उसके रिगार्डिंग आपने काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था रिगार्डिंग विद एक्सेसरीज, विंडशील्ड और लेग गार्ड के बारे में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो व्हीकल जो है वो मैंने सोल्ड आउट कर लिया। और ये जो है ये लास्ट 3 मंथ्स हो गए मुझे डिलीवरी लेके। या तो ये थाने सिटी महाराष्ट्र की जो बिग विंग है वहाँ की ये फर्स्ट व्हीकल है जो डिलीवरी हुई है। एंड इसके बारे में आपको मैं पूरा व्हीकल की कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट एंड ओवरऑल माई राइडिंग एक्सपीरियंस इसके बारे में बताऊँगा। एक्सेसरीज के भी रिलेटेड बताऊँगा, इसके लिए अलग सा वीडियो बनेगा। सो नाउ कमिंग टू द NX 500। ये जो व्हीकल जो है ये एक्चुअली मैं जब CB500X आई थी वो टाइम पे मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे वो काफ़ी कॉस्टली थी। या करेक्ट, ये मेरे यहाँ पे थाने सिटी महाराष्ट्र में ये मुझे कॉस्ट पड़ती थी इसके अप्रॉक्स 8.25 या समथिंग कुछ तो था, 8.25 लैक्स। लेकिन अभी वो टाइम पे वो जो थी वो CKD थी, कम्प्लीटली नॉकडाउन। और ये CBO है, ये मेड इन थाईलैंड है, मतलब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो एट प्रेजेंट तो अगर इसके बारे में अगर देखना चाहे तो ये व्हीकल जो है पैरेलल पिन है। एंड इसका अगर मैं पावर फिगर्स और ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशन अगर बताऊँ तो ये तो आपको ऑलरेडी ऑनलाइन या ऑफिशियल होंडा की वेबसाइट पर मिल जाएगी। फिर भी आपको जस्ट मैं बता देता हूँ। इसकी पावर फिगर्स जो है वो है 47 bhp एंड 43 Nm टॉर्क। यस। एंड ये जो है अगर इसका अगर आप देखोगे तो इसका 471 cc है। एंड इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स देखोगे तो इसमें ओनली ड्यूल चैनल ABS है एंड ट्रैक्शन कंट्रोल है। इसके अलावा कॉर्नरिंग ABS या क्विक शिफ्टर वगैरह कुछ नहीं है। इन्हें होंडा ने जितना सिंपल है उतना सिंपल इसमें उन्होंने मतलब रखा गया है। आई नो कि कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन CBO है तो अपने यहाँ पे महाराष्ट्र में हो या फिर ऑल ओवर इंडिया देखोगे तो टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए इसका जो है अगर आप देखोगे तो ओवरऑल व्हीकल तो काफ़ी स्मूथ है ड्यू टू पैरेलल पिन। एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो इंजन जो है ये 180 डिग्री क्रैंक है। तो 180 डिग्री क्रैंक होने के कारण से आपको जो इसका जो साउंड आउटपुट है, अगर आप इंटरसेप्टर, कॉन्टिनेंटल या शॉटगन देखोगे तो वो 270 डिग्री क्रैंक है। इवन जो ट्रांसल्फ है वो भी 270 डिग्री क्रैंक है। तो उसके कारण आपको जो साउंड आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। एंड नाउ कमिंग टू द इंजन में अगर आप देखोगे तो इसमें स्लिप एंड असिस्ट क्लच है। एंड इसमें आप देख सकते हो कि इसमें आपको ये ऑयल विंडो भी है। तो इसमें आपका ऑयल का लेवल कितना है, अगर आप डे टू डे आप लॉन्ग टूर कहीं जा रहे हो, कभी कुछ जा रहे हो, तो आप इसको आप रेगुलरली चेक कर सकते हो। तो इसमें कैसा है कि अगर बाइक के व्हीकल आप देखोगे तो बहुत सारे व्हीकल में ऐसा है कि आपको ऑयल विंडो दिया नहीं जाता है। आपको यहाँ से डिप स्टिक से आपको ये ओपन करके हमेशा हर बार चेक करना पड़ता है। तो वो थोड़ा कम्बरसम है और ये कैसा काफ़ी कन्वीनियंट है। एंड इसके बारे में और अगर मैं बताना चाहूँ तो डिस्क ब्रेक, या नो कमिंग टू डिस्क ब्रेक, ये 296 mm का पेट्रोल डिस्क ब्रेक है, ड्यूल पेट्रोल डिस्क ब्रेक है। और इसमें जो निसिन के कैलिपर्स है और ये 2 पिस्टन कैलिपर्स है, ना कि 4 पिस्टन कैलिपर्स। एंड अगर मैं रियर की बात करूँ तो रियर में ये 240 mm की डिस्क ब्रेक है एंड ये भी निसिन की है। एंड ये जो है सिंगल पिस्टन कैलिपर है। एंड मैं सॉरी कहना चाहूँगा, मेरे व्हीकल थोड़ी ज़रा डस्ट एंड मड से थोड़ी ज़रा लगी हुई, क्योंकि एक्चुअली क्या रेनी सीज़न चालू है। कितना भी कोशिश करो तो वो मड तो आना, स्प्लैश होना है, क्योंकि इसका जो मड कर आप देखोगे ये काफ़ी शॉर्ट है। तो जितना भी अगर कुछ हल्का से भी अगर आप सिटी राइड करोगे तो ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि एग्जॉस्ट का जो इंजन है तो ऑलमोस्ट यहाँ तक उसका स्प्लैश हो जाता है। तो मैंने अभी ऑर्डर किया है कार्बन रेसिंग का, तो वो ऑलमोस्ट यहाँ तक उसका लेंथ होगा, तो होप सो थोड़ा इफेक्टिव हो जाएगा। या सो नाउ कमिंग टू द सस्पेंशन जो है ये शोवा की सस्पेंशन है फ्रंट में। और इसका जो ट्रैवल है ये 150 mm ट्रैवल है और ये सेपरेट फंक्शन फोर्क है। तो इसमें आप देखोगे तो ये शोवा के सेपरेट फंक्शन फोर्क, बिग पिस्टन।
और इसमें जो कंप्रेशन एंड रिबाउंड ये दोनों अलग का इसमें वर्क करता है। तो सस्पेंशन के बारे और या रियर के बारे में बताऊँ तो ये जो है मोनोशॉक सस्पेंशन है। या ये मोनोशॉक सस्पेंशन है और इसका ट्रैवल जो है 135 mm ट्रैवल है। करेक्ट। सस्पेंशन के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है और आपकी डे टू डे सिटी राइड्स, हाँ, और थोड़ा सा अगर पॉट रिडन होल्स है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप इसको अगर ऑफ रोड में आप लेना चाहो तो ये बेसिकली ऑफ रोड व्हीकल नहीं है, ये जो है एडवेंचर टूरर व्हीकल है। तो इसकी हिसाब से ठीक ठाक है। अगर आप सीसी वाइज अगर आप देखोगे तो सीसी वाइज में आपको अगर देखना चाहे तो KTM में आपको ऑलमोस्ट आई थिंक सो 180 mm का सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है। हिमालयन में अगर आप जाओगे तो हिमालयन का आपको ऑलमोस्ट 200 mm का सस्पेंशन ट्रैवल है। या अभी बहुत लोग इसमें सस्पेंशन का या फिर ओवरऑल अगर सीसी की उसमें कंपेयर करोगे, अभी ये 471 सीसी है और हिमालयन जो है वो आपको 452 सीसी है। तो हिमालयन बेसिकली सिंगल सिलेंडर इंजन है और वो ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस ऑफ दी होंडा NX500 में आपको मिल जाएगी। तो अगर इसके बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो ये जॉनर ही अलग है। जहाँ पे आपका सिंगल सिलेंडर पैरेलल ट्विन जब आता है तो ये अलग ही जॉनर में हो जाता है। तो यूट्यूब में आपने देखा होगा काफ़ी लोगों ने NX500 का कंपैरिजन है हिमालयन के साथ किया है। लेकिन ठीक है, अभी वो सब्जेक्टिव है, हर एक का अलग अलग अपना चॉइस है। लेकिन मेरे हिसाब से तो इसका कंपैरिजन हिमालयन के साथ नहीं है। या सो सस्पेंशन, हाँ, और एक बात रह गया कि अगर आप हाई स्पीड में अगर आप इसको अर्जेंट ब्रेक आप लगाते हो तो ये थोड़ा नोज डाइव हो जाता है सॉफ्ट होने के कारण से। तो वो एक मुझे एक ऐसा इफेक्ट थोड़ा रिगार्डिंग सस्पेंशन मुझे लगा। सो नाउ कमिंग टू दी सीटिंग जो है 2 जन के लिए ऑलमोस्ट मेरे जैसे, अभी मेरा वेट ऑलमोस्ट 94 kg है, तो 2 जन इसमें आराम से इजीली पिलियन एंड राइडर, तो काफ़ी स्पेस है। तो और दूसरा और एक है कि आप हिमालयन में आपने देखा होगा तो सीटिंग का जो है वो जो तो ऑलमोस्ट थोड़ा स्लैंट है। तो स्लैंट होने के कारण से जो राइडर है वो आगे स्लिप हो जाता है। लेकिन इसका सीटिंग का जो पोजीशन ऐसा है, आपने देखा होगा, यस, आपने अगर हल्का सा यहाँ पे अगर हम देखा होगा तो यहाँ तक कंफर्टेबल हो जाता है। तो आगे स्लाइड होने का कोई चांस नहीं है और काफ़ी कंफर्ट है। और जो फोम का जो डेंसिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। एब्सोल्युटली। सो ओके, सो नाउ कमिंग टू दी हैंडल बार कंट्रोल्स। अभी हैंडल बार कंट्रोल की बात करूँ तो ये ट्रैक्शन सबसे पहली बात मैं अगर आता हूँ क्लच स्लिप एंड एक्सिस्ट क्लच है तो काफ़ी सॉफ्ट है कंपेयर टू अगर आप हिमालयन या फिर इंटरसेप्टर या फिर कॉन्टिनेंटल या फिर कोई भी आप अदर ब्रांड्स का देखोगे तो क्लच काफ़ी उनका स्लीपर क्लच रह के भी काफ़ी हार्ड है। लेकिन ये अब इजीली तो मैं इसको इजीली 1 फिंगर से भी इसको मैं क्लच प्रेस कर सकता हूँ। यस, एंड ये नॉन एडजस्टेबल है। आपको जो ब्रेक लीवर आपको अप टू 5 स्टेप आपको एडजस्टेबल मिल जाएगी, लेकिन जो क्लच जो है वो एडजस्टेबल नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टू दी मिरर्स आप देखोगे तो काफ़ी, मेरे हिसाब से तो काफ़ी वाइड है। आप राइडिंग जैकेट पहन के भी अगर आप लॉन्ग टूर के लिए आप मतलब या फिर डे टू डे उसके लिए आप यूज़ करते हो तो इसका जो लेंथ है तो काफ़ी अच्छा है और सरफेस एरिया भी आपको काफ़ी अच्छा है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से तो कोई इशू नहीं है। ओके, नाउ ये डेडिकेटेड बटन स्विच दिया है ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए। इसके लिए आप ऑन दी गो इसको आप ऑफ भी कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो। आपको मैं दिखा दूँगा एक बार। अभी आपने देखा होगा ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे दिख रहा है। इसको अगर मैं प्रेस करके रखता हूँ तो ये अभी ऑफ हो गया। इसको अगर मुझे ऑन करना है, ये भी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। ओके, नाउ कमिंग टू दी स्विचेस आपने देखा होगा कि आपका जो लेफ़्ट राइट जो इंडिकेटर होता है तो उसका हमेशा ऊपर होता है और हॉर्न नीचे होता है। लेकिन होंडा की काफ़ी सारी जो प्रीमियम बाइक्स है स्टार्ट फ्रॉम CB350 से लेके जितने भी उनकी प्रीमियम बाइक्स है आपको हमेशा उनको अपसाइड डाउन ही मिलेगा। हॉर्न आपको सेंटर मिलेगा और इंडिकेटर आपको जो है नीचे मिलेगा। ओके, नाउ भैया हॉर्न के बारे में बोलना चाहो तो हॉर्न जितनी भी व्हीकल आजकल आती है
ड्यू टू नॉर्म्स एंड जो गवर्नमेंट के जो है जो साउंड के डेसिबल जितनी चाहिए तो वो हिसाब से काफ़ी सिंगल हॉर्न आती है और उसका साउंड भी काफ़ी कम रहता है। लेकिन मैंने क्या किया है कि अभी मुझे डे टू डे यूज़ और अगर हाईवे पे किधर जाना है तो नॉर्मल हॉर्न से उससे कुछ इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। और हाँ, मैंने प्रेशर हॉर्न नहीं बिठाया, जो नॉर्मल जो एज़ पर इसके रूल्स के हिसाब से तो वैसे ही वही हॉर्न बिठाया। तो ये मैंने हॉर्न जो बिठाया हुआ है ये मिंडा के हॉर्न बिठाया मैंने, या ये मिंडा के हॉर्न है और ये काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव भी है। तो इसमें विथ वायरिंग हार्नेस रिले, तो इसके बैटरी पे आपको कुछ लोड आता भी नहीं। आपको मैं हॉर्न पे एक बार प्रेस करके दिखा सकता हूँ। जस्ट मिनट। या आपने देखा होगा काफ़ी इफेक्टिव है, तो मोर देन इनफ है। सो नाउ कमिंग या सो नाउ कमिंग टू दी अनदर साइड, ये है आपका ऑन ऑफ का स्विच है इग्निशन का। ये ऑफ़ है, ये ऑन है। लेकिन एक मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बाकी सब काफ़ी सारी गाड़ी में देखोगे तो फ्यूल पंप आपका जब ऑफ़ में होता है आपका फ्यूल पंप बंद होता है, और आप जब ऑन करोगे तो आपका फ्यूल पंप ऑन होता है। लेकिन इसमें आप जैसे इग्निशन आप ऑन करोगे और आपका फ्यूल पंप आपका ऑफ, आप स्विच अपने इग्निशन ऑफ भी रखा तो भी आपका फ्यूल पंप ऑन हो जाता है। एक बार मैं दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि मेरा स्विच जो है ऑफ़ है। देखिए, आप एक बार ध्यान से साउंड सुनिए, आपको साउंड सुनाई देगा। अगर अपने फ्यूल पंप का आवाज़ सुना होगा तो आपने देखा होगा। तो ये इसने होंडा ने ऐसा क्यों किया आई डोंट नो, लेकिन इसमें ऐसा फंक्शन इसमें दिया गया। दिस इज़ दी हैज़ार्ड लाइट। हैज़ार्ड लाइट आप अगर देखना चाहे देख सकते हो। ये सिंगल एलईडी हैज़ार्ड लाइट है। अगर आप केटीएम में या बजाज में या बाकी ब्रांड में आप जाओगे तो आपको 3 एलईडी जो है एलईडी आपको इंडिकेटर मिलता है। लेकिन इसमें उन्होंने लेकिन इसमें उन्होंने सिंगल एलईडी दिया हुआ है। करेक्ट। और ये जो है इग्निशन स्विच है। और हैंडल बार के आप देखोगे तो हैंडल बार काफ़ी इफेक्टिव है, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो एक बार आप जिसको पर यूज टू आप डे टू डे यूज़ अगर जैसे आप यूज हो जाओगे तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा। और मेरे हाइट के हिसाब से मेरा 5 फुट 9 इंचेस हाइट है, तो मुझे तो भी हैंडल बार रेजर का ऑलरेडी ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी कार्बन रेसिंग उन्होंने एंगल एंड स्ट्रेट लॉन्च किया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से एट प्रेजेंट तो भी ज़रूरत नहीं है। या और एक बात देखा या और जो आपने देखा होगा, ये जो ब्रेक लीवर ये 5 स्टेप एडजस्टेबल है। सो नाउ कमिंग टू द डिस्प्ले में आप देखोगे तो अगर आप ये देख पाओगे तो ये एम्बिएंट सेंसर है। तो एम्बिएंट सेंसर किसके लिए, अगर आपको डिस्प्ले आपको अगर अपने ऑटो में रखा तो आप इसको अगर डे टाइम होगा तो ये वाइट कलर में होगा और नाइट टाइम होगा तो ये आपका ब्लैक कलर हो जाएगा। मैं बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ब्लैक कलर में रखा हुआ है बैकग्राउंड। एंड दिस इज़ द न्यूट्रल इंडिकेटर। ये जो है अगर आप देखोगे ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑफ करोगे तो ये आपको ये इंडिकेट होगा, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का है। मैं ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन कर देता हूँ। ये आपका लेफ़्ट साइड इंडिकेटर, ये आपका राइट साइड इंडिकेटर, ये आपका ABS का इंडिकेटर है। अगर आपका जैसे आप व्हीकल ऑन करते हो और आप ऑन दी गो जब गाड़ी चलाते हो, अगर आपका 5 किलोमीटर स्पीड के ऊपर अगर आप जैसे आप जाते हो तो आपका ये ABS का जो इंडिकेशन है आपका ऑफ होना चाहिए। अगर ये ऑन है कंटिन्यू तो आप कंसिडर कीजिए कि आपका ABS का मॉड्यूल या फिर ABS के सेंसर में कुछ ना कुछ आपका इश्यू है, तो वो एक है। एंड दिस इज़ दी गियर इंडिकेटर, दिस इज़ द RPM इंडिकेटर, ये आपका क्लॉक है। एंड ये आपका बाकी जो अगर कुछ मेल फंक्शन होता है या कुछ होता है तो आपको यहाँ पे भी इंडिकेट होगा। ये आपके ऑयल प्रेशर का है। एंड कमिंग टू दिस वन, अभी ये टॉगल स्विच दिया है। ये टॉगल स्विच से आप आपके जो स्पीडोमीटर या ये आपका एवरेज दिखाएगा, ट्रिप ए, ट्रिप बी, टोटल किलोमीटर। अगर आप राइट साइड में अगर इसको आप क्लिक करोगे तो राइट साइड में जाओगे तो आपको
आपके जो डे टू डे जो है ट्रिप है, आपका एवरेज कितना है, फिर एवरेज बी, एवरेज ए। एवरेज ये बेसिकली क्या है कि आपका जो ट्रिप है का एवरेज कितना है, तो ये अभी ये दिखा रहा है। एंड क्या करेक्ट, ये आपका एवरेज दिखा रहा है, आपका एवरेज कितना दिया, और जो ट्रिप पॉइंट जो दिखा रहा है वो आपका टोटल किलोमीटर ट्रिप ए का एवरेज स्पीड आपको दिखाएगा, आपका एवरेज स्पीड कितना है। सो नाउ कमिंग टू ये आपका, अगर आपको रिसेट करना है या ट्रिप ए या ट्रिप बी, आप इसको रिसेट कर सकते हैं। ये सेटिंग्स, अभी सेटिंग्स जो है, सेटिंग्स के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा रिगार्डिंग विद NX 500। सेटिंग्स जो है, आपका गाड़ी जब इस जगह स्टेबल है तभी आप इसको यूज़ कर पाओगे। अगर आप अगर आपका ऑन दी हो, आप व्हीकल चला रहे हो, तो ये सेटिंग्स आप यूज़ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ये रेड इंडिकेशन दिखाएगा, तो इसमें आप सेटिंग्स यूज़ नहीं कर पाओगे। तो सेटिंग्स में अगर मैं देखना चाहूँ तो फंक्शन है, फंक्शन में आपका देखना शिफ्ट पॉइंट, आपको शिफ्ट जो है आपका RPM कितना इसमें सेट करना है। तो जितना RPM आप सेट करोगे और उसके बाद RPM क्रॉस कर दो तो वो ब्लिंक करना चालू हो जाएगा। ये ट्रिप पे ऑटो रिसेट। ये HISS मतलब होंडा इग्निशन सिक्योरिटी सिस्टम। अगर आप देखोगे तो ये जो की है, की में एक चिप इंस्टॉल्ड है, और ये जब आप इसमें की में जब तक आप ये सेम की जो व्हीकल के साथ 2 की आते हैं, जब तक वो सेम की आप इसमें डालोगे ना आप चाहो तो तब तक वो एक्टिवेट आपका व्हीकल। भले आपका इग्निशन अगर समझो कोई अगर थेफ्ट करने की कोशिश करता है डुप्लीकेट चाबी बना के, तो इग्निशन तो आपका ऑन हो जाएगा, लॉक से ऑन में हो जाएगा, लेकिन आपका डिस्प्ले और ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉनिक जो या इंजेक्टर है वो आपका ऑन नहीं होगा। तो ये एक सिक्योरिटी सिस्टम है, इसको व्हीकल इमोबिलाइजर भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये है। एंड या नाउ डिस्प्ले में आपको डिस्प्ले टाइप क्या चाहिए, डिस्प्ले टाइप आपको बार इसमें चाहिए, सर्कल में आपको शो करना है, सिंपल करना है, आपको दिखेगा बार। अभी जो मेरा जो सेट है जो बाय डिफ़ॉल्ट वो मेरे बार पोजीशन में है। सर्कल में अगर आप देखोगे तो आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं, ये मैंने अभी सर्कल में सेट किया हुआ है। तो ये बेसिकली आपको KTM 300 एडवेंचर में जो होता है उसके जैसा आपको दिखेगा। सिंपल में आप जाओगे तो सिंपल में आपको ओनली डिस्प्ले RPM मीटर आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, जस्ट बाकी जो है फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर और बाकी जो आपको है वो बेसिक जो इंडिकेशन जो करना है वो दिखा देगा। सो नो बाय डिफ़ॉल्ट में सेट कर देता हूँ। डिस्प्ले टाइप बार में मैंने सेट कर दिया। ब्राइटनेस आपको ऑटो में रखना है या मैनुअल में रखना है। मैनुअल में रखोगे तो जितना आप सेट करोगे वो हिसाब से ये देखोगे अभी ब्राइटनेस हो गया। तो मैंने हमेशा मैं ऑटो में रखता हूँ। तो जैसे ही आपको मैंने बताया कि यहाँ पे एम्बिएंट सेंसर है, तो इसके हिसाब से जैसे सनराइज या डे या नाइट होगा उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा। कमिंग टू बैकग्राउंड आपको ब्लैक चाहिए, वाइट चाहिए, ऑटो चाहिए, वही सेम कि एम्बिएंट सेंसर के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपका बैकग्राउंड चेंज कर देगा। अगर दिन में है तो आपको वो वाइट शो करेगा, और अगर नाइट है या शाम हो जाती है या सनराइज हो तो आपको ब्लैक में दिखाएगा। तो इसको फिर से ऑटो में रखते हैं। फेवरेट इन्फॉर्मेशन आपको क्या चाहिए, आपको अगर जैसे कि दिया है टोटल स्पीड, इंस्टेंट कॉन्स्टेंट एवरेज आपका है, या फिर इंस्टेंट एवरेज, ट्रिप है, या फिर सेकंड में आप पूरा सेकंड में आप रख सकते हो। सेम जो आपको शो कर रहा है वो आपको दिख जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू जनरल में आप इसको डेट एंड टाइम से करो। यूनिट आपको क्या चाहिए, आपको स्पीड किलोमीटर में चाहिए कि माइल्स पर आवर में चाहिए, टेम्परेचर ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। या फ्यूल म्हणजे एवरेज आपको लीटर पर 100 किलोमीटर, ये भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट है। लैंग्वेज आपको अभी यहाँ पे मोस्टली तो इंग्लिश ही यूज़ करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश यूज़ होता था। और ये कैसा वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट है, तो आपको जैसे कंट्री होगा उसके साथ साथ सेट कर सकते हैं। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, अगर मैं इसको रिस्टोर डिफ़ॉल्ट अगर करता तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी से जो फैक्ट्री सेट आता है वो हिसाब से वो सेट हो जाएगा। ब्लूटूथ पेयरिंग सेट, अभी ऑलरेडी मेरा ब्लूटूथ सेट हुआ है, तो इसमें मैं कुछ करूँगा नहीं अभी। सर्विस के बारे में अगर चाहो तो मेंटेनेंस में आपको पीरियडिक मेंटेनेंस, तो इसमें आप आपको इसको ये करना है कितने किलोमीटर का आपको इसका सर्विस करना है। अभी बेसिकली होंडा NX 500 का सर्विस जो शेड्यूल है, फर्स्ट सर्विस जो आता है वो 1 मंथ या 45 डेज़ या फिर 750 to 1000 किलोमीटर्स। उसके बाद सेकंड सर्विस जो आता है 1 ईयर या फिर डायरेक्ट 12,000 किलोमीटर्स। तो ऐसा इसका पीरियडिकल मेंटेनेंस है। ऑयल चेंज भी आपका इसमें आप किलोमीटर और डेट आप सेट कर सकते हो, तो वो हिसाब से आपको डिस्प्ले के बेस में आपको दिखाया जाएगा। जैसे आप वो पर्टिकुलर जो अपने किलोमीटर सेट किया उसके नज़दीक आप पहुँचोगे।
बैटरी वोल्टेज जो है अभी यहाँ पे 12.5 दिखा रहा है। अभी बैटरी वोल्टेज जो है, अब एक मुझे कहना है कि अगर आपको ऑन दी गो, अगर आप जस्ट मिनट, मैं आपको इसको डिस्प्ले फिर से सेट कर देता हूँ। डिस्प्ले टाइप, सॉरी, ब्लैक पे क्या या अगर इस पर आपको, अगर ऑन दी गो आपको बैटरी इंडिकेशन आपको चेक करना, तो आप चेक नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको गाड़ी एक जगह स्टेबल करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा और फिर सेटिंग में जाके आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा मुझे एक नेगेटिव मेरे हिसाब से लग रहा है। आपको डिस्प्ले में हमेशा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको बैटरी वोल्टेज आपको दिखाना चाहिए। तो ये मुझे सर्विस में जाके, मेंटेनेंस में जाके आपको बैटरी वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू वाटर टेम्परेचर, अभी कूलेंट टेम्परेचर भी ऐसा है कि कूलेंट टेम्परेचर भी आपको यहाँ पे सेटिंग में जाके ही चेक करना पड़ेगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप मोस्टली आप देखोगे काफ़ी सारे ब्रांड्स में आप देखो, कवासाकी में चाहिए या इवन होंडा के NX जो ट्रांसल्फ है 750, आपको डायरेक्ट यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल में आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपका एग्जैक्टली टेम्परेचर कितना है। या फिर आप KTM में जाओगे तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर का आपको बाहर आपका डिस्प्ले में दिखेगा। लेकिन आपको इसके लिए टेम्परेचर चेक करने के लिए आपको हमेशा हर बार सेटिंग में जाके, आपको सर्विस में जाके, मेंटेनेंस में जाके आपको हमेशा वाटर टेम्परेचर आपको चेक करना पड़ेगा। तो बेसिकली वाटर टेम्परेचर ये ऐसा है कूलेंट टेम्परेचर कि आपका 104 या 5 डिग्री जब आप क्रॉस करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो फ़ैन है रेडिएटर का वो भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, नाउ ये हो गया वार्निंग इन्फॉर्मेशन। वार्निंग इन्फॉर्मेशन इसमें अगर आपका फ्यूल प्रेशर अगर कुछ ड्रॉप है तो आपको वो शो करेगा। इक्विपमेंट में आप जाओगे तो ग्रिप हीटर आप देख पाओगे। तो अभी फ़िलहाल वो एज एक्सेसरीज अभी यहाँ पे इंडिया में आया नहीं है, लेकिन आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप जाओगे तो आप जो है ग्रिप हीटर एज एक्सेसरीज आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। सिस्टम इन्फॉर्मेशन आपको ये सॉफ्टवेयर वर्जन एंड हार्डवेयर वर्जन जो है आपको ये शो करेगा। तो अगर इनकेस आगे जाके अगर कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है तो वो हिसाब से ये भी अगर सबका चेंज हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली ये जो है डिस्प्ले है। और एक बात, जब आप ब्लूटूथ कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये शो नहीं करेगा आपको। यहाँ पे एक पर्टिकुलर इतना एक सेक्शन में आपको टेम्परेचर, अगर अपने लोकेशन ऑन रखा है मोबाइल का तो आपको टेम्परेचर भी शो करेगा। आपने नीचे क्लिक किया तो आपका नेविगेशन, लेकिन जो 10x10 नेविगेशन है तो 10x10 नेविगेशन आपको यहाँ पे इसमें दिखाएगा। उसके बिलो आप क्लिक, ये टॉगल स्विच से आप क्लिक करोगे तो आप वॉल्यूम अप डाउन, नेक्स्ट सॉन्ग, प्रीवियस सॉन्ग, तो और प्लस आपको अगर मैसेज भेजना है थ्रू वॉइस कमांड थ्रू, आप जो हेलमेट के अंदर आपका ब्लूटूथ होगा तो वॉइस कमांड थ्रू आप वो भी आप सेंड कर सकते हो। तो ब्लूटूथ अभी डिपेंड करता है आप हर एक का यूसेज किस में है, लेकिन मेरे हिसाब से ब्लूटूथ काफ़ी मुझे इफेक्टिव है। क्योंकि आज तक मैंने होंडा CB350 भी यूज़ किया है, CB300 हाइनस यूज़ किया है, CB300F यूज़ किया है, तो उसमें ब्लूटूथ था। तो अभी उसका मुझे कैसा यूज हो गया और आदत भी पड़ गया, तो काफ़ी इफेक्टिव है। तो आपको इनके आई नो कि हेलमेट के अब इंटरकॉम सिस्टम या ऐसा कुछ आप करते हो तो उसमें आपको वो मिल जाता है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट हार्डवेयर। लेकिन अगर आपका व्हीकल आप ऑन कर रहे हो और गाड़ी चला रहे हो तो हर बार आप लेफ़्ट हैंड छोड़ के आपको हमेशा हेलमेट की तरफ आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये कैसा, ये काफ़ी इफेक्टिव है और सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छा भी है। इनकेस अगर कुछ फ़ोन कॉल आता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट फ़ोन कॉल आप रिसीव कर सकते हो। और इनकेस आप लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हो तो आपको म्यूज़िक अप डाउन करना है, वॉल्यूम, तो यहाँ से टॉगल स्विच से ये काफ़ी अच्छा है। और हाँ, और ये इसमें बैकलाइट ये भी है, अगर आप देखोगे तो ये इसमें बैकलाइट है। पूरे स्विचेस में ये एक ही ऐसा स्विच है कि जो बैकलाइट है ऐसा। ओके, नाउ कमिंग टू द डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। डे टू डे अगर आपने ब्राइटनेस अपने ऑटो में रखा है तो ऐसा कुछ इशू भी नहीं होता है। काफ़ी प्रॉपर न्यूमेरिकल जितना भी है वो काफ़ी अच्छे से दिख जाता है। एंड ओके, नाउ सो कमिंग टू दी अनदर फ्यूचर, अभी आते हैं टायर के ऊपर। तो ये जो टायर है ये 19 इंच का टायर है और ये 110 सेक्शन बाय 19 इंचेस है या करेक्ट। तो ये जो है 19 इंचेस है। एंड इसमें जो टायर प्रेशर जो कंपनी ने रिकमेंडेड किया है ये जो है 29 PSI रिकमेंडेड किया है। एंड टायर प्रेशर की अगर से बात करें तो अभी मैं तो नाइट्रोजन यूज़ करता हूँ तो काफ़ी इफेक्टिव है। तो अभी हर एक के ऊपर डिपेंड है, कोई नॉर्मल यूज़ करता है, कोई नाइट्रोजन भी यूज़ करता है। नाइट्रोजन का एडवांटेज ये है कि उसका जो प्रेशर जो है वो काफ़ी मतलब जल्दी रिलीज़ होता नहीं है, प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा टायर से। और आप लॉन्ग ड्राइव में जाते हो तो आपका टायर ठंडा भी रहता है, मतलब कोल्ड रहेगा, जल्दी हीट भी नहीं होगा और काफ़ी एडवांटेजेस भी है। अभी
ठीक है, हर एक के ऊपर यूज़ के ऊपर है। एंड अगर पीछे के टायर की मैंने बात करूँ तो पीछे का टायर जो है वो है 160 सेक्शन, 160/17 इंचेस है। ये जो है दोनों टायर जो है डनलॉप के मिक्स स्टोर करके जो ब्रांड है वो ब्रांड के टायर है, 160/60/17। और अब टायर अब देखोगे तो काफ़ी ब्रॉड है। यस, तो काफ़ी अच्छे हैं। ग्रिप के और भी मैं रेनी सीज़न में तो इतना, अगर मैं इतना वेट कंडीशन में इतना चला नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने इसके रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, ऐसा है। ओके, नाउ कमिंग टू अनदर पार्ट। अभी अगर आते हैं तो ये विंडशील्ड जो है, विंडशील्ड अगर आप देखोगे तो विंडशील्ड जो है जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी के साथ आता है। अभी हर एक का जो राइडर है, राइडर की हाइट कितना है उसके ऊपर डिपेंड है। मेरा हाइट जो है 5 फुट 9 इंचेस के हिसाब से, अगर मेरे पास एक्सोर का हेलमेट है तो वो जो हेलमेट है जब मैं हाई स्पीड में अप टू 80-90 तक आपको कुछ फील नहीं होगा, लेकिन जैसे आप 90 क्रॉस करोगे या फिर 80 के बाद तो आपको काफ़ी विंड बफेटिंग फील होगा। और मेरा जो एक्सोर का हेलमेट उसमें थोड़ा विंड नॉइज़ का भी इशू है, आई थिंक सो, या है ऑलमोस्ट है। तो वो एक इशू था, तो इसके लिए मैंने ये प्रोस्पेक का जो है विंडशील्ड एक्सटेंडर, तो इसमें कैसा आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैंने अभी एट प्रेजेंट लोअर पोजीशन में रखा है, तो इसको आप सेंटर में या फिर टॉप पोजीशन में भी रख सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव है। या सो नाउ कमिंग टू अनदर पार्ट। अभी आप एक्सेसरीज जो आप देख रहे हो, नकल गार्ड्स या फिर जो गार्ड्स है, तो उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। या तो अभी अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये इंजन पावर का अगर मैं कहना चाहूँ तो इंजन पावर जो है, आपको लो एंड टॉर्क थोड़ा आपको कम फील होगा, लेकिन जैसा आप मिड रेंज आरपीएम इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉप एंड तक मैंने अभी इसका जो इतना मैं चेक नहीं किया हूँ, लेकिन मिड रेंज आरपीएम जो है, जैसे आप 3.5 to 4,000 जैसे आप आरपीएम क्रॉस करो तो आपको एक पावर सर्ज आपको एक फील होगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप 100 की स्पीड में आप चला रहे हो तो आपका आरपीएम आई थिंक सो अप्रॉक्स समथिंग 6,000 आरपीएम के आसपास नियर बाय रहता है। तो जैसे आपको एक स्लाइटली आपको ओवरटेक भी करना है तो एक स्लाइट ट्विस्ट ऑफ थ्रोटल पे आप देखोगे तो आप इजीली 115, 120, 125 का पहुँचोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आपको अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है तो वो एक मिड रेंज आरपीएम इसका एक प्लस पॉइंट है कि काफ़ी अच्छा है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो एक्सीलरेटर केबल आता है, ये जो कन्वेंशनल एक्सीलरेटर केबल है वो है, इसमें राइड बाय वायर नहीं है। तो वो है क्या कि राइड बाय वायर में अभी कैसा है कि आपको आई नो कि आपको राइडिंग मोड्स वगैरह वो सब मतलब अगर आपको राइड मोड्स चाहिए तो उसके लिए आपको कंपलसरी आपको राइड बाय वायर ही चाहिए, तब जाके आप उसमें राइड बाय वायर आप इसमें या वो जो राइडिंग मोड्स है आप उसमें आप ये कर सकते हो। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो होंडा की जो ट्रांसल्प है तो उसमें आपको राइड बाय वायर दिया हुआ है। इवन आप अभी KTM भी आप देखोगे तो काफ़ी टाइम से उसमें राइड बाय वायर है। इवन ट्रायम्फ की स्पीड 400 और स्क्रैम 400 है, उसमें भी राइड बाय वायर है। तो ठीक है, इसका भी कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक जितना दोगे तो उतना उसका केयर भी लेना पड़ेगा, ब्रेक डाउन होने के चांसेस भी है, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशन आप फॉलो करोगे तो काफ़ी अच्छा भी है। या सो नाउ कमिंग टू द हेडलाइट्स आप देखोगे तो इसमें नीचे आप देखोगे तो नीचे DRL है, ये अपर वाट जो है ये लो बीम है, और अगर मैं हाई बीम ऑन करूँगा तो आप देख सकते हो ये अभी हाई बीम है। तो डे टू डे सिटी यूज़ के लिए ठीक है, लेकिन आप जैसे आप हाई स्पीड राइडिंग करोगे तो हाई स्पीड राइडिंग के लिए वो एक इशू है कि हाई स्पीड राइडिंग के लिए आपको फॉग लाइट्स की ज़रूरत है। नॉर्मल जितने भी लाइट्स आजकल बाइक के साथ आती है, ऑलरेडी अब तो ऑटो हेडलैम्प है ही है, लेकिन इतने इफ़ेक्टिव नहीं है। अगर मैं कहना चाहूँ तो बजाज की जो NX 400 जो लॉन्च हुई है, NS 400, तो वो वन ऑफ द एक बेंचमार्क है, क्योंकि इसमें जो मैंने हेडलाइट का फील है LED प्रोजेक्टर है। तो N250 होंडा बजाज बार बार मैं होंडा ही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बजाज की N250 एंड बजाज की NS 400, तो वो वन ऑफ द एक बेंचमार्क है अप टू 500 cc की कैटेगरी में जितनी भी बाइक्स है, तो वन ऑफ द बेस्ट हेडलाइट है। और ये जो मैंने इसमें इंस्टॉल किया है ये मैड डॉग की अल्फा एडिशन की लाइट्स है। या तो मैं स्विच ऑफ करता हूँ।
ओके, सो एक मैं कहना चाहूँगा कि इसके या ये व्हीकल अगर देखेंगे तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। आई नो कि प्राइस पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। अभी ये इसकी प्राइस जो है मुझे यहाँ पे थाने सिटी महाराष्ट्र में इसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी है अप्रॉक्स 7.5 लाख्स, या करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में पूरे इंडिया में देखोगे तो कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्सेस आपको यहाँ पे मिलेगी। तो और सीबीयू है, सीबीयू के जैसे टैक्सेस भी ज़्यादा है, इसके लिए इसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें आप देखोगे तो इसमें प्राइस में आप 7.5 लाख्स में आप देखोगे तो 4.5 लाख्स ओनली इसका यूनिट प्राइस है जो या एंड एक्स शोरूम कॉस्ट जो है 5.9 लाख्स है। 5.9 लाख्स में 28% जीएसटी है, सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। आई डोंट नो ये आपको कितने लोगों ने बताया होगा, लेकिन 28% जीएसटी है। तो ओनली यूनिट कॉस्ट है 4.5 लाख्स, 1 लाख, और हाँ 3% सेस टैक्स भी है, CESS। तो सेस टैक्स है, 28% जीएसटी है। तो ये सब, और इसका जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का कॉस्ट है 35 लाख्स, सॉरी 35 लाख्स नहीं, 35,000 इसकी इसका इंश्योरेंस है। नेक्स्ट ईयर मुझे जब अभी उसमें कैसा है कि फर्स्ट ईयर ज़ीरो डेप्ट है, और थर्ड ईयर जो 4 ईयर टोटल 5 ईयर्स जो है वो आपको थर्ड पार्टी मिलेगा। तो नेक्स्ट ईयर मुझे फिर से फर्स्ट ईयर जो कि मैं हूँ फर्स्ट ईयर पार्टी के लिए मुझे फिर से रिन्यू करें, मुझे 15,000 स्पेंड करना पड़ेगा, करेक्ट। एंड रजिस्ट्रेशन जो है 1,25,000। तो ये सब कंसिडर करके मुझे टोटल कॉस्ट की है 7.5 लाख्स, यस। एंड एक्सेसरीज सबसे बड़ी बात, अब व्हीकल, अब ये प्रीमियम बाइक्स जितने भी आती है, ये प्रीमियम बाइक्स में आपको एक्सेसरीज आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं मिलता है, आपको अलग सा स्पेंड करना पड़ता है व्हीकल के लिए। तो एक्सेसरीज के लिए मैं, आप जैसा मैंने आपको बताया, एक्सेसरीज का मैं इसका अलग सा वीडियो आपको बताऊँगा। तो ये एक वन ऑफ दी ऐसा एस्पेक्ट है। और एक बात, कूलेंट का आप देखोगे तो अभी अब अगर व्हीकल आप सर्विस के लिए आप अगर बाहर से आप वॉश कर रहे हो और गलती, ये काफ़ी फ्लिमसी है, अगर इसको आप गलती से निकल गया तो इसमें आपका वाटर जाने का चांसेस है। तो ये थोड़ा सा इसका, नॉर्मली प्रीमियम बाइक जितनी भी होंडा की थी सब में ऐसी ही है। ट्रांसल्प में जो आप देखोगे तो कूलेंट का जो इनलेट जो आपको अगर डालना है तो सीट के नीचे है, तो उसके लिए एक्सेस करने के लिए आपको सीट ओपन करना पड़ेगा, या लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या। प्लस इसका अगर आपको कूलेंट का लेवल चेक करना है तो कूलेंट का लेवल चेक करने के लिए अगर आप ठीक से देख पाओगे, ये जो अगर आपको आपने देखा होगा सस्पेंशन के नीचे जो अभी थोड़ी ज़रा ड्यू टू रेनी सीज़न थोड़ा गंदा हो गया है, लेकिन आप देखोगे तो इसमें आपको लेवल अप, इसमें आपको जो टैश बेड है जो सर्विस सेंटर में आती है वहाँ पे नहीं, तो या फिर आपको नीचे झुक के आपको उसका लेवल चेक करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ज़रा मुझे कम्बरसम फील हुआ, करेक्ट। तो अगर KTM आप जाओगे तो आपको राइट साइड में आपको यहाँ पे आपको लेवल अप चेक कर पाओगे, और आपको कूलेंट इनलेट का भी है वहाँ पे दिया गया है, करेक्ट। और दूसरा जो मैं आपको और एक बताना चाहूँगा, तो इसमें जो इंजेक्टर जो आते हैं, ये ब्रांड है केहिन करके, जापानीज़ ब्रांड है। तो ये आपको इंजेक्टर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी आप होंडा की जितनी भी बाइक्स है, ट्रांसल्प या बड़ी बड़ी जो अफ्रीका ट्विन, तो आपको ये केहिन के आपको मिलेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू दी अनदर पार्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। और एक बात, क्लच जो है इसमें, सॉरी जो घेर है, 6 स्पीड गेयर बॉक्स होता है, तो गेयर बॉक्स भी काफ़ी अच्छा है। और अभी बहुत लोगों को हार्ड या सॉफ्ट फील होता है, तो उसके लिए आपको क्लच का जो सेटिंग है, करेक्ट है, सेटिंग है जो है इसके, अभी काफ़ी लोग हाफ रखते हैं, कोई फुल रखते हैं। तो एक्चुअली देखना जाए तो फुल क्लच ही हमेशा रहना चाहिए। हाफ क्लच में अगर आप देखोगे तो आपका क्लच प्लेट डैमेज होने के चांसेस है, ओके। और इसमें और एक बात, इसमें आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है, नॉर्मल हैवी। KTM में आप 390 एडवेंचर में जाओगे तो आई नो कि वो अलग की है, लेकिन मैं फीचर्स वाइज में बात कर रहा हूँ। तो इसमें और ट्रांसल्प में जो है उसमें भी आपको नॉर्मल मतलब उसमें क्विक शिफ्टर दिया नहीं है, लेकिन एज ए ऑप्शनल आप एक्सेसरीज आपको उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हो ट्रांसल्प में, उसमें वैसा वो एक ऑप्शनल दिया हुआ है, ओके। नाउ कमिंग टू अनदर पार्ट, आपको मैं सीट के जो नीचे है, बिलो सीट के नीचे आपको क्या क्या मिलता है आपको मैं बताऊँगा।